हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे अध्याय 12 पे और उसमें बात करेंगे पादप में जनन, है ना। किस प्रकार से प्लांट में जनन होता है ना, क्या क्या उसकी विधियां होती है, उसकी चर्चा होगी। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पादप कैसे जनन करते हैं, पादप में जनन की विभिन्न विधियां क्या क्या होती है, जिनके बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात करेंगे जनन की विधियों के बारे में कि क्या क्या विधियां हैं जनन की, है ना। अधिकांश पादपों में मूल का मतलब होता है बेटा जड़। क्या होता है? जड़। तना और पत्तियां होती है ना। अधिकांश पादपों में क्या होती है? जड़ होती है, तना होता है और पत्तियां होती है। ठीक है, जड़, तना और पत्तियां। जनन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है पादपों में जनन? दो प्रकार से, एक लैंगिक होता है और अलैंगिक होता है। ठीक है ना। अलैंगिक जनन सबसे पहले देखेंगे अपन। अलैंगिक जनन, पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। बिना बीजों के ही, बीज की जरूरत नहीं है यहाँ पे, और बिना बीज के ही नए पादपों का निर्माण कर देते हैं। कौन? प्लांट। ठीक है। अलैंगिक जनन, जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती, कली के कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। किन चीजों के द्वारा नया प्राप्त किया जाता है नया प्लांट? मूल अर्थात जड़ के द्वारा, तने के द्वारा या पत्ती के द्वारा, या फिर जो कली होती है ना, उसके द्वारा। कायिक, ये सब क्या है? कायिक अंग है, द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। यानी कि क्या होता है कि जो एक, जैसे आपने नाम सुना होगा गन्ना, खाया भी होगा, खाया कि नहीं खाया? तो उस गन्ने का आप लोग जमीन में क्या बोते हो? कोई बीज होता है क्या? अरे भाई होता है क्या? नहीं होता है ना। तो फिर क्या होता है? क्या होता है? तना होता है ना। मतलब पूरा का पूरा ऐसा है, काट लेते हैं अपन उसका, जिसको अपन कलम कहते हैं, कलम करना कहते हैं, कलम करना कहते हैं। क्या कहते हैं? कलम करना। ठीक है, तो वो चीज है, उसको डायरेक्ट रोप देते हैं अपन जमीन के अंदर। तो फिर गन्ना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। तो ये होता है कायिक प्रवर्धन एक तरह का, या कायिक जनन। ठीक है ना। कायिक अंग द्वारा नए पादप प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा तने से भी कर सकते हैं आप, मूल से भी कर सकते हैं, पत्ती से भी कर सकते हैं और कली से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं भैया। लैंगिक जनन में क्या होता है? नए पादप जो होते हैं वो बीजों से प्राप्त होते हैं। बीज को बोना पड़ेगा आपको, तब जाकर पादप बनेगा। ठीक है, ओके। जैसे गुलाब, एक मिनट, ये अलग उदाहरण अलग दिया है इसने। तने की कलम से जनन। आलू, आलू का दिया है, आंख से अंकुरित होता पादप, है ना। उदाहरण आगे बताऊंगा इसका मैं, अभी यहाँ उदाहरण नहीं है, ये ध्यान रखना है। सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे आप लोग, नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। किससे प्राप्त होते हैं नए पादप? इसमें लैंगिक जनन में बीजों से प्राप्त होते हैं। ठीक, यहाँ पे देखेंगे आप ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम, पत्ती जिसके किनारे पर कलिकाएं होती है। एक पत्ती होती है और उसके किनारे पर क्या होती है? कलिकाएं होती है। पत्ती के लास्ट छोर पर, किनारे पर गहरा भाग होता है और वहां पे क्या निकलती है? कलिकाएं निकलती है। वो पादप होता है कौन सा? ब्रायोफिलम का होता है। कौन सा होता है? ब्रायोफिलम का होता है। ठीक है। कैक्टस मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं और नए पादप को जन्म देते हैं। कैक्टस जो पौधा होता है वो क्या करता है? जो मुख्य पादप होता है उस मुख्य पादप से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है और अलग होकर एक नए पादप के रूप में निर्मित होता है। ठीक है ना। यह होता है कौन? कैक्टस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मुकुलन, मुकुलन क्या है ना। प्रजनन की एक विधि है ना। पादपों में प्रजनन की एक विधि है। देखिए, ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब मुकुल या कली कहलाता है। ईस्ट देखा होगा ना आप लोगों ने, ईस्ट खमीर, ठीक है ना वो। तो ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब मुकुल या कली कहलाता है। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। कौन सी कोशिका है? मात्र एक कोशिका से बना जीव है ये। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है। जनन कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। जो जनन कोशिका होती है मेन, उससे अलग होकर, ठीक है ना, ईस्ट कोशिका बनाता है। यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो
ईस्ट कुछ ही घंटों में, ये बहुत मायने रखने वाली बात है, कुछ ही घंटों में वृद्धि करके जनन करने लगते हैं। यानी कि एक ईस्ट से दूसरा ईस्ट और दूसरे से तीसरा, तीसरे से और कई तरह के ईस्ट जो है बन जाएंगे। मतलब बहुत कम समय में भी अगर पर्याप्त पोषण मिल जाए इनको तो ये अपनी संख्या में विस्तार कर सकते हैं। कौन? ईस्ट। ठीक है ना। आगे बात करते हैं एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प क्या है भैया? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है ना। नर अथवा मादा जननांग होते हैं, मतलब या तो उसमें नर जननांग ही होगा या फिर मादा होगा, उसको बोलते हैं क्या? एक लिंगी पुष्प। ठीक है। इसी के साथ द्विलिंगी की बात करें, पुष्प नर और मादा जननांग दोनों ही होते हैं। द्विलिंगी मतलब क्या? दोनों लिंग है, कॉमन होता है ये। एक ही पादप में नर जननांग भी है और मादा जननांग यानी कि जायांग और पुमंग दोनों ही विद्यमान होते हैं। ठीक है। ओके। अब बात कर लेते हैं शैवाल के बारे में। किसके बारे में? शैवाल के बारे में। एल्गी। जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं। वही चीज है, सबको चाहिए क्या? पोषक तत्व, जल, ये चीजें अगर है तो जल्दी से वृद्धि कर लेते हैं पादप। ठीक है। तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। तेजी से क्या होता है इनमें? खंडन, इनका विखंडन होता है। 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से बनते हैं ये। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। मतलब इन खंडों से फिर नए पादप बन जाते हैं। ठीक है ना। नए जीव बनना मतलब नए पादपों का निर्माण होना। ठीक है। बीजाणु की बात करते हैं। वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं भैया। क्या उग जाते हैं? कवक। देखा है कवक, है ना। तो वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। कौन सा जनन करते हैं? प्रश्न आ सकता है आपके सामने। बताइए बीजाणु कौन से प्रकार का जनन करते हैं? तो आपको बताना है अलैंगिक जनन करते हैं। कौन सा करते हैं बेटा? अलैंगिक जनन करते हैं। ठीक है। ओके। चलो आगे देखते हैं। लैंगिक जनन नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। ये पहले ही पढ़ चुके हैं आप लोग। नए पादप लैंगिक जनन में किससे प्राप्त होते हैं? बीजों से प्राप्त होते हैं। ठीक है। पुंकेसर नर जननांग होता है भैया। पुंकेसर क्या होता है? पादप में नर का जननांग होता है, पुंकेसर। ठीक है। ये नर जननांग है। कई बार इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बताइए निम्नलिखित में से पुंकेसर क्या है? पुंकेसर क्या है? मादा जननांग, नर, है ना, या दोनों का, या दोनों में से कोई नहीं। ठीक है। इस तरह से तो छोटे छोटे प्रश्नों पे बहुत ध्यान से हमें फोकस करना होता है। स्त्री केसर मादा जननांग है। क्या है? मादा जनन अंग है स्त्री केसर। ठीक है ना। अब देखो वापस वही दिया है, एक लिंगी पुष्प नर अथवा मादा जननांग होते हैं, मतलब एक ही होगा कोई ना कोई, या तो नर या फिर मादा। द्विलिंगी में नर और मादा जननांग दोनों ही होते हैं। ये हो चुका है। परागण की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है अब आपका। पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ये यहाँ पे अलग अलग है, वर्तिकाग्र वाला हिस्सा होता है, उस पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यानी कि पोलिनेशन क्या है भैया? तो जो परागकोश होता है ना, उस परागकोश से, ये परागकोश मान लेते हैं, यहाँ पे परागकोश है और इस परागकोश के अंदर होते हैं परागकण। क्या होते हैं? परागकण। अब ये परागकण क्या होते हैं कि यहाँ पे जो मादा जननांग होता है, उस मादा जननांग में ये वाला जो हिस्सा होता है ये वर्तिकाग्र का होता है। किसका होता है? वर्तिकाग्र का। तो ये जो परागकण है ना, यहाँ से निकलकर इस तरह से ये ऐड होते हैं और यहाँ से निकलकर कहाँ पहुंच जाते हैं? यहाँ पे पहुंच जाते हैं वर्तिकाग्र वाले हिस्से पर। इस क्रिया को कहते हैं क्या? परागण। ठीक है। देखो लिखा हुआ है परागकणों का परागकोश से, ये परागकोश है, ये जहां पे परागकण रखे हुए हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कोश, परागकोश। तो यहां से निकलकर परागकोश से पुष्प के कौन से भाग पे? वर्तिकाग्र वाले हिस्से पर पहुंचने की या स्थानांतरण की क्रिया ही क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। समझ में आ गया, है ना। अगला है युग्मनज। युग्मनज नर तथा मादा युग्मकों द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। नर तथा मादा युग्मक जो होते हैं, एक नर युग्मक
और दूसरा कौन, मादा युग्मक। ये दोनों जब संयोग करते हैं, मिलते हैं, तो इनके मिलने से जो नई चीज बनती है वो जाइगोट कहलाती है, वो युग्मनज कहलाती है। क्या कहलाती है, युग्मनज या जाइगोट कहलाती है। ठीक है, ओके। निषेचन की बात करें तो नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि नर और मादा दोनों के जो युग्मक होते हैं, है ना, वो जब आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं, तो इस संयोग करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके। फल और बीज का विकास, फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडा से फल से विकसित हो जाता है। कहने का मतलब यह है, जो अंडा से होता है ना, वो फल बन जाता है। क्या बन जाता है, थोड़ा सा प्रिंट में गलत हो जाता है कहीं कहीं पे, इस बात का मैं आप ध्यान रखिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको कि निषेचन जब हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो गया है ना, उसके बाद जो अंडाशय है ना, वो अंडाशय खुद ही किस में कन्वर्ट होता है, फल बन जाता है। क्या बन जाता है, फल। ठीक है ना। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं, और बीजांड जो होता है वहां से क्या बनते हैं, बीज। बीजांड से बीज बनते हैं। ठीक है। बीज प्रकीर्णन, बीज का क्या, प्रकीर्णन। बीज विभिन्न स्थानों पर उगे हुए होते हैं, ये बीज प्रकीर्णन के कारण ही होता है। मतलब आपने देखा होगा कि जैसे आम की गुठली है ना, या और कोई चीज का कोई बीज होता है ना, तो आप आम खाते हो तो कहीं पे भी फेंक देते हो, है ना। ऐसा कई सारे लोग आम खाते हो और वो कहीं पे भी गुठली फेंक देते हैं, है ना। तो अब वो गुठली क्या होगी, वहीं पे उग जाएगी, है ना। ये क्या चीज है, ये प्रकीर्णन हो गया उसका। ठीक है ना। तो बीज विभिन्न स्थानों पर उगे हुए होते हैं, ये बीज प्रकीर्णन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, बीज के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, है ना। देखो भाई, जनक पादप के कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम। यहां समझना, जनक पादप जो है उसके कायिक भागों से नए पादप के उत्पादन का प्रक्रम। मैंने क्या बताया था, लैंगिक और अलैंगिक दो। तो कायिक का संबंध किससे है, अलैंगिक से। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसी को बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन कहेंगे इसको। तो जनक पादप के कायिक भागों से नए पादपों के उत्पादन का प्रक्रम कायिक प्रवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ऐसे पुष्पों को जिनमें केवल नर अथवा मादा जननांग होते हैं, क्या कहेंगे बेटा उनको, केवल एक है ना, तो एक लिंगी, है ना। तो ये आ गया आपका उत्तर, एक लिंगी। ठीक है। इस पराग कणों का उसी अथवा उसी प्रकार के अन्य पुष्प के परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण का प्रक्रम, क्या बताया था अभी, पॉलिनेशन या फिर परागण। ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आपका परागण। नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है, अभी बताया, जब नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसी क्रिया को बोलते हैं हम क्या, निषेचन कहते हैं, या उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। बीज प्रकीर्णन और के द्वारा होता है। तो भैया बहुत सारे तरीके हैं, जैसे वायु के द्वारा, जल और जंतु के द्वारा। तो यहां लिखेंगे वायु, ठीक है ना, जल और जंतु। ठीक है, ओके। अब आता है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे, अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए, है ना। अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन करना है और उनका उदाहरण भी देना है आपको। देखो, कायिक प्रवर्धन पहला, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। कायिक प्रवर्धन क्या है भाई, बीज की जरूरत थी क्या इसमें, नहीं थी, तो अलैंगिक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ठीक है ना। तो यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, मूल मतलब जड़, है ना, तने, पत्ती अथवा कली, मुकुल जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। अभी पढ़ा आप लोगों ने, कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है ना। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जनन किसके माध्यम से करवा रहे हैं आप,
पादप के किसी भाग द्वारा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ एक शब्द आया अंकुर, शब्द का अर्थ है छोटा पौधा। पूछा जा सकता है आपसे, बताइए अंकुर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, छोटा पौधा, है ना। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है भैया। सबसे पहले क्या होगा, जैसे आपने मान लेते हैं चना बोया है, क्या बोया है, चना बोया, तो ये चना क्या करेगा, धीरे से फूटेगा, नहीं फूटेगा, यहाँ पे अंकुरन जिसको बोलते हैं अपन, हाँ, तो ये चना यहाँ से विकास करेगा ये, है ना। तो इसी को बोल रहे हैं क्या, कि मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है। ये पूरा का पूरा क्या था, ये जनक जीव था ना, अब इसमें क्या हुआ, छोटा सा ये निकल गया, ये क्या है, ये अंकुर है। ठीक है, छोटा सा पौधा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, शुरुआत हो चुकी है, यहाँ से विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। और समय आने पर क्या करेगा, समय बीतेगा, फिर वो अपने आप में क्या बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। फिर पौधा बनने के बाद क्या होगा, उसमें खुद में इस प्रकार के अलग, जैसे कि गेहूं की बात कर लेते हैं अपन, राइट। तो गेहूं आपने जैसे बो दिया, ठीक है ना, बोने के बाद में उसमें कितने सारे गेहूं लग जाते हैं, तो खुद को अलग कर लेता है कि नहीं, जनक से अलग हो जाता है, जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है। हाइड्रा जो पादप है उसमें, और ईस्ट में कौन सी विधि से जनन होता है, मुकुलन विधि से। कौन सी विधि से, मुकुलन से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि बताइए हाइड्रा में क्या है तरीका जनन का, ठीक है ना, और ईस्ट में क्या है ना, तो कौन सा तरीका है, मुकुलन। ठीक है, खंडन बहुकोशिकीय जीवों में होता है। जो मल्टी सेलुलर जीव जो होते हैं उनमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, खंडन। ठीक है ना, चाहे वह पौधा हो या जानवर, चाहे वह पौधा हो या जानवर। इस प्रक्रिया में बहुकोशिकीय जीव परिपक्व होने पर 2 या अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, 2 या अधिक टुकड़ों में बढ़ जाते हैं परिपक्व होने पर। इसके बाद प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव के रूप में विकसित होता है। फिर वो जो टुकड़ा है वो क्या बनेगा, एक नया जीव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो शब्द दिया है कहीं उसने गलत छाप दिया है, यहां से डायरेक्ट लीजिए। समुद्री एनीमोन जो कि एक समुद्री जीव है में खंडन की प्रक्रिया होती है। सी एनीमोन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। ये क्या है, ये समुद्र में रहने वाला एक जीव है और इसमें जो जनन की प्रविधि हो क्या है, खंडन। क्या है, खंडन। तो ये उदाहरण आप याद रखना है बस, समुद्री एनीमोन, है ना, जो कि है समुद्री जीव है, इसमें खंडन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, बीजाणु का निर्माण, किसका निर्माण, बीजाणु का निर्माण एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही प्रकार के जीवों में होता है। बीजाणु का निर्माण दोनों में होता है, एक कोशिकीय में भी होता है और बहुकोशिकीय में भी होता है। ठीक है ना, यह प्रक्रिया पौधों में होती है, किसमें होती है, पौधों में होती है। बीजाणु निर्माण में जनक पौधा अपने बीज पेटी में, जो बीज की जो पेटी होती है ना, बीज पेटी, यह बीजा नहीं है, बीज पेटी है ना, जनक पौधा अपने बीज पेटी में सैकड़ों प्रजनन इकाइयां पैदा करता है। यानी कि एक जनक पौधा जो है उसकी जो बीज की पेटी रहेगी उसमें सैकड़ों उसकी अपनी यूनिट्स का निर्माण करता है। ठीक है, प्रजनन इकाइयां पैदा करता है जिन्हें बीजाणु कहते हैं। इन्हें बीज के अणु कहते हैं, बीज के अणु, बीज से बने हैं ना, बीज के अणु बीजाणु कहते हैं। जब पौधों की या बीजाणु पेटी फटती है, देखो अगली बात, बीज की पेटी थी ना, तो जब पौधों की या बीजाणु पेटी फटती है तो ये जीवाणु, तो ये जो बीजाणु होते हैं, सॉरी कौन, बीजाणु, हवा, जमीन, भोजन या मिट्टी पर बिखर जाते हैं। सीधी सी बात है, वो बीज की पेटी जब फटेगी तो वो जो बीजाणु है क्या कहाँ बिखर जाएंगे, हवा में, पानी में, मिट्टी में, भोजन में, जहां तहां वो बिखर जाते हैं। ठीक है ना, यही ये उगते हैं और जहां वो बिखरते हैं वहीं पे क्या चालू हो जाते हैं, उगना चालू हो जाते हैं। ठीक है,
और नए पौधे को जन्म देते हैं, और नए पौधे को वहीं पे क्या दे देते हैं, जन्म देते हैं। ठीक है। राइजोप्स, म्यूकर आदि जैसे कवक बीज निर्माण के उदाहरण है। किसके निर्माण के? बीज निर्माण के उदाहरण है। राइजोप्स हो गया, म्यूकर हो गया, आदि जैसे कवक बीज निर्माण के उदाहरण है। इनमें क्या होता है? बीजों का निर्माण होता है। ठीक है। पादपों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को समझाइए। प्रोसेस को समझाना है आपको पादपों में कि लैंगिक जनन कैसा होता है ना। देखो भैया, लैंगिक जनन के लिए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं, पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मन बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है? ये ध्यान रखना है, पादपों में लैंगिक जनन में क्या होता है, मेन चीज क्या है, ये चीज है कि इसमें लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से, ये लिखा ना, युग्मन मतलब क्या, संयोग से, है ना, उनके मिलने से युग्मन नहीं बनता है, युग्मनज बनता है। क्या बनता है बेटा? युग्मनज बनता है ना, जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और यही जाइगोट आगे जाके क्या बनता है फिर? भ्रूण बनता है ना, एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, भ्रूणी विकास हो जाता है फिर। ठीक है। ओके। अलैंगिक और लैंगिक जनन के बीच प्रमुख अंतर बताना है अब आपको कि अलैंगिक जनन का क्या महत्व है, मतलब अंतर क्या है उसमें, और जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या अंतर पाया जाता है। तो सिंपल है, एक बहुत बड़ा जो अंतर है वो अभी पढ़ते आ रहे हो, आपको मालूम नहीं है कि एक में बीजों की जरूरत होती है और एक में बीज की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। अलैंगिक प्रजनन एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन यौन प्रजनन एक जटिल प्रक्रिया है। यौन प्रजनन का तात्पर्य यहां से क्या है? लैंगिक जनन से है। किससे है? लैंगिक। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में क्या होता है, यौन अंग जो होते हैं उन यौन अंगों के माध्यम से नर और मादा युग्मक जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं। ठीक है ना, इसलिए यौन संबंध, यौन जो है उस शब्द का इस्तेमाल किया है। उसके बाद अलैंगिक प्रजनन कोशिका विभाजन द्वारा किया जा सकता है। भाई, आपने गन्ने का क्या किया था, उसमें से एक कोशिका निकाल ली उसकी, यानी कि एक उसका जो है कलम निकाल ली थी हम लोगों ने, है ना, कलम करना जिसको बोलते हैं। तो कोशिका विभाजन द्वारा किया जा सकता है, लेकिन यौन प्रजनन कोशिका विभाजन द्वारा नहीं किया जा सकता। इसमें तो बीज की जरूरत पड़ती है, नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। यौन प्रजनन के लिए हमें नर और मादा की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक प्रजनन के लिए हमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं होती है ना, अलैंगिक में नहीं होती है, लैंगिक में होती है। ठीक है। ओके। अलैंगिक प्रजनन निर्मित कोशिका में निर्माता कोशिका के समान है। अलैंगिक प्रजनन जो है उसमें निर्मित जो कोशिका है, अलैंगिक प्रजनन में जो कोशिका का निर्माण होता है वो तो निर्मित कोशिका में निर्माता कोशिका के समान, मतलब अब गन्ना आपने बोया बोया तो गन्ना गन्ने के जैसे दिखेगा ना, बिल्कुल। ये कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन निर्मित कोशिका, अलैंगिक प्रजनन में जो कोशिका निर्मित होती है ना, वो कोशिका के समान ही है, जो जिससे वो बना है वो सेम उसके समान ही होगा, उसमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। लेकिन यौन प्रजनन में निर्मित कोशिका निर्माता कोशिका से अलग है। भाई, जैसे आपने देखा होगा कि आप ऐसे मानव पे उदाहरण ले लीजिएगा, आपके पिताजी है, आपकी माताजी है, ठीक है, और आप उनकी संतान है, तो क्या हूबहू आपका चोपटा जो रहता है वो उनसे मिलता है क्या? नहीं मिलता ना, थोड़ा बहुत गुण धर्म वगैरह वगैरह मिलता है, लेकिन हूबहू नहीं मिलता है। जैसा वो गन्ना जैसा गन्ना हो गया था, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। राइट। तो ये चीज है, यौन प्रजनन में निर्मित कोशिका निर्माता कोशिका से अलग है। समझ में आ गई बात? ओके। किसी पुष्प का चित्र खींचकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो बेटा ऐसे करके ऐसे कर देना है, ये पुष्प तुम लोग बना लेना है इसको ऐसा करके, ठीक है ना। और इसमें फिर आपको क्या करना है, जनन अंगों का नाम डाल देना है। ठीक है ना, कि पराग कोश कहाँ होता है, पराग कण कहाँ पाए जाते हैं उसी के अंदर, वर्तिकाग्र कहाँ पाया जाता है, वर्तिका कहाँ होता है, पुमंग जायांग, ये सब क्या है ना। ठीक है, ये बना लेना आप। स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताइए।
स्वपरागण और परपरागण के बीच अंतर बताना है। बहुत सिंपल है, अभी आपने देखा भी है, सारांश में हमने देखा था कि जो पराग कोश होता है ना, उस पराग कोश से परागकण निकलते हैं और वो कहाँ पहुंचेंगे, मादा जननांग जो होता है उसके वर्तिकाग्र वाले हिस्से पे पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र वाले हिस्से पे पहुंचेंगे। और वहां पे पहुंचने की इस प्रक्रिया को क्या कहा गया है, परागण कहा गया है। लेकिन अब उसने ये कहा कि भाई स्वपरागण क्या है और परपरागण क्या है, राइट। तो सिंपली अगर वो जो परागकण है ना, जो पराग कोश से निकल कर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, वर्तिकाग्र वाले हिस्से पे जा रहे हैं, तो यदि वो एक ही पादप का जो फ्लावर है, फूल है ना, उसी के वर्तिकाग्र वाले हिस्से पे जा रहा है, तो इसको बोला जा रहा है क्या, स्वपरागण। ठीक है ना। लेकिन अगर प्लांट अलग अलग हो गया, एक प्लांट का परागकण निकलकर दूसरे प्लांट के वर्तिकाग्र वाले हिस्से पर अगर जा रहा है, चाहे वो जल के द्वारा जाए, चाहे वो वायु द्वारा जाए, या वो कीटों के द्वारा जाए, किसी के भी द्वारा जाए, लेकिन गया कहां पे है, वो दूसरे पादप के वर्तिकाग्र वाले हिस्से पे। लेकिन ध्यान रखना, इस पादप की जाति एक ही होनी चाहिए। ठीक है ना, जाति एक ही होनी चाहिए। प्लांट अलग अलग है दो, तो जब इस वाले प्लांट का परागकण निकल के कहाँ गया, दूसरे वाले प्लांट के वर्तिकाग्र वाले हिस्से पे गया, तो इसको बोलते हैं पर परागण। समझ में आई बात। देखो यहां लिखा है, यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, उसी पुष्प, जैसे यहां समझ लो यार तुम तो, ये मैंने बना दिया, मान लो एक सिंपली एक पुष्प, तो यहां से निकले आपके परागकण निकले। अब ये एक ही पुष्प है ना, और यहां पे है आपका क्या, यहां पे वर्तिकाग्र वाला हिस्सा, तो यहां से निकल के ये कहां पहुंचे भाई, यहां पहुंच गए। इसको बोला गया क्या, स्वपरागण। ठीक है ना, लिखा है। तो इसे स्वपरागण कहते हैं। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर एक पौधा और है, ये यहाँ पे दूसरा है ना, ये ठीक है। अब यहां से परागकण सॉरी परागकण यहीं से निकलेंगे, कहां से निकलेंगे, यहां से, और ये यहाँ पे क्या है, वर्तिकाग्र वाला हिस्सा है। अब ये निकल के वायु के माध्यम से कहां पहुंच गए, इस वाले प्लांट के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पर परागण। दूसरे पे गया ना, पर परागण। देखो स्वपरागण, स्वपरागण उभयलिंगी पादप में होता है ना। किन में होता है, उभयलिंगी पादप, यानी कि जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं। ठीक है ना। जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। क्या बोला है, परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि मान लो प्लांट ये एक ही है, क्या है, प्लांट ये एक ही है। ठीक है ना, और ये पुष्प अलग है और ये पुष्प अलग है। ठीक है ना। तो यहां से निकल कर अगर इस पे गए, इस वाले फ्लावर पे, है ना, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे क्या, पर। और इसी पे अगर है, एक ही फ्लावर जो है उसी में काम हो रहा है, तो वो स्व हो गया। और ऐसा भी है, ये भी है कि भाई अगर पौधा दूसरा भी है, मान लेते हैं ये वाला यहाँ दूसरा पौधा है और उसका दूसरा क्या है, वर्तिकाग्र वाला हिस्सा है, लेकिन उस पौधे की जाति है कि नहीं, मतलब कमल का फूल है तो कमल का ही होना चाहिए, दूसरा भी। ठीक है ना। तो ये भी एक तरह का परपरागण ही है, यहाँ पे भी अगर आ रहा है तो। ठीक है, ओके। पुष्पों में निषेचन का प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है, भाई पुष्प जो होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो प्रोसेस क्या है। ठीक है, देखो परागण की क्रिया के बाद वर्तिकाग्र, क्या है ये, वर्तिकाग्र है बेटा, है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। परागण की क्रिया के बाद वर्तिकाग्र पर पहुंचे परागकण का अंकुरण होता है। क्या होता है फिर वहां पे, उसका अंकुरण होता है ना, जिसके फलस्वरूप नर युग्मक, जिसके बाद में नर युग्मक जो होता है वो पराग नलिका की सहायता से, किसकी सहायता से, पराग नलिका की सहायता से मादा युग्मक तक पहुंचता है। किस युग्मक तक पहुंचेगा, मादा युग्मक तक पहुंचता है। कौन, परागकण, या नर युग्मक कहते हैं आप, वहां पे एक ही बात है, पहुंचता है। इसके बाद नर तथा मादा युग्मक बीजांड के अंदर, किसके अंदर, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश में
संलित होकर मतलब मिलकर, ठीक है, युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज मतलब जायगोट बनाते हैं। यही जायगोट फिर क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, ठीक है ना। नर और मादा युग्मकों के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। नर और मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं, संयोग करते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं? ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन के चरण, ठीक है भाई। पहला चरण है परागकणों का अंकुरण। हुआ कि नहीं हुआ अभी अंकुरण? परागकणों का अंकुरण। दूसरा पराग नलिका का पथ, मतलब वो जो परागकोश जो थे वो पराग नलिका से होते हुए कहाँ पहुंचे थे? मादा युग्मक में, है ना, मादा युग्मक के पास। फिर भ्रूण कोश में का पराग नलिका में प्रवेश, थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया है इसने थोड़ा सा, है ना। पराग नलिका जो होती है ना, वो पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। और जो भ्रूण कोश होता है ना, उस भ्रूण कोश का जो कवर होता है, मतलब उसको बोलते हैं बीजांड काय। तो पराग नलिका जो होती है ना, वो बीजांड काय को भेदती हुई भ्रूण कोश में क्या करती है? प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। हाँ, ये ध्यान रखना है। नर युग्मकों का स्वतंत्र होना, फिर नर युग्मक क्या होते हैं वहां पे जाके? स्वतंत्र होते हैं। और उसके बाद नर तथा मादा युग्मक का संयोजन अर्थात मिलन होता है, ठीक है। यह है प्रोसेस कंप्लीट फर्टिलाइजेशन की। आगे बात करते हैं, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। बीजों के जो प्रकीर्णन होता है उनकी विभिन्न विधियां कौन कौन सी है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। सेहिजन, ड्रमस्टिक तथा द्विफल यानी कि मेपिल जैसे पादप, यानी कि ड्रमस्टिक एंड मेपिल जैसे पादप के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज अथवा आक या आपको ही बोलते हैं क्या, मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सुदूर मतलब दूर स्थित स्थानों तक चले जाते हैं। ये सब, चाहे वो फल हो, रोम युक्त बीज हो, पंख युक्त बीज हो, ये उड़कर दूर स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। कुछ बीज किसके माध्यम से प्रकीर्णित होते हैं? जल के द्वारा, ठीक है ना। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी अथवा तंतुमय होते हैं। जो जल के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं ना बीज, उनका जो आवरण होता है जिसमें बीज रहता है, आवरण के अंदर क्या रहता है? बीज, ठीक है ना। वो आवरण जो होता है उनका या तो स्पंजी होगा या फिर तंतुमय होता है, ठीक है, ताकि वे जल में प्लवन, प्लवन का मतलब होता है तैरना, है ना। तो जल में प्लवन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। इसका मेन कारण है कि वो तैर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, ठीक है ना। उदाहरण के लिए नारियल, उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। कुछ बीज क्या होते हैं? जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, ठीक है ना। विशेष रूप से कंटक की या कांटेदार बीज, कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती है, हुक जैसी संरचनाएं होती है ऐसी, ठीक है ना, जिनमें हुक जैसी संरचनाएं होती है जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो बीज है वो दूसरे जंतुओं के शरीर पे क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। फिर वो जंतु के दूसरे पौधे के पास जाएगा तो वहां जाकर क्या हो जाएगा? वो उस पौधे के साथ लग जाएगा, ठीक है ना, चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाते हैं, ले जाए जाते हैं। इनके उदाहरण है यूरेना एवं जेंथियम, यूरेना और जेंथियम। इनके जो बीज होते हैं ना बेटा, ये जंतुओं द्वारा ले जाए जाते हैं, ठीक है ना, यूरेना और जेंथियम के। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं। कुछ पौधों के जो फल होते हैं वो क्या होता है? झटके के साथ फट भी जाता है, ठीक है ना, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। जिससे क्या होता है? उनके अंदर जो बीज रहता है ना, वो क्या हो जाता है? प्रस्फुटित हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, प्रकीर्णित हो जाता है, ठीक है ना। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। भाई फूटेगा तो क्या होगा? फूटेगा तो वो दूर जाकर गिर जाएंगे बीज। जैसे आप एक पपीता है मान लेते हैं, उस पपीता को एकदम ऐसा फेंक दो यूं करके, राइट,
तो उसके जो बीज होंगे वो बिखरेंगे नहीं बिखरेंगे, दूर दूर हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, है ना, ऐसे पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बालसम के पादप में ऐसा ही होता है, ठीक है ना, दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बालसम के जो पादप होते हैं उनके बीजों के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है ना, ये उदाहरण है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। भैया ये कॉलम है, कॉलम में आपको सही जोड़ी मिला देना है। ये उत्तर आपके सामने लिखा है ना, समय की थोड़ा ध्यान रख रहा हूं मैं और आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। हाँ, सही विकल्प पर निशान लगाइए। पादप का जनन भाग होता है, उसका पत्ती होता है, पर्ण होता है, तना होता है, फूल होता है या पुष्प होता है? तो क्या होता है? फूल होता है, ठीक है ना। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। नर और मादा युग्मक के संयोग या मिलन का प्रक्रम क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? विसर्जन कहलाता है। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, किस रूप में बदल जाता है? फल के रूप में, है ना। तो देखो यहां लिखा हुआ है क्लियर, परिपक्व होने पर अंडाशय फल में कन्वर्ट हो जाता है या डेवलप हो जाता है, ठीक है ना, विकसित हो जाता है। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है जो बीजाणु को उत्पन्न करता है, वो क्या है? गुलाब है क्या? डबल रोटी का फफूंद है, बिल्कुल सही है। ब्रेड मोल्ड, ठीक है ना। ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है उसका नाम क्या है? वह है तना है, पत्ती है, मूल है या पुष्प है? तो क्या नाम है? पत्ती है, ठीक है ना। ओके, और इसका आपको विशेष ध्यान रखना है बेटा। किसका? इसका, इसका भी, इसका भी, इसका भी, और इसका तो रख ही रहे हो आप लोग, है ना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तो बाय बाय, टाटा, ध्यान रखिए अपना और अपनों का। थैंक यू।